जैसे कि मैंने कल बोला था आप लोगों से कि पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। तो बस आज से पॉलिटी की जो ये लक्ष्मीकांत का नोट्स है, जो कि पूरी एनालिसिस करके बनाया गया, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए बनाया गया। तो ये सारे आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, अपकमिंग जो भी प्रीलिम्स है उन सब के लिए। तो आप सभी इनको देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है कौन सा? तो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। तो देखिए, आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको संविधान पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आपको इतना बात तो मालूम होना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स है उसका। तो सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री एंड द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये बताता है कि कंट्री जो है कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा और लोगों की क्या राइट्स होगी। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड इट्स पीपल। ये हुई आपका कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये लक्ष्मीकांत का ये है चैप्टर्स है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये। तो लेंदी, ये सबसे पहले इसकी जो फीचर्स है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है पूरा वर्ल्ड का। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है इंडिया का। देखो, जब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था, उस टाइम में जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या चीजें थी। तो प्रेम्बल्स और टोटल 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल्स थे उसमें। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा लेंदियस, इतने सारे आर्टिकल्स थे जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड फीचर्स इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरो किया गया है, बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी चीजें ली गई है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारी चीजें ली गई है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड The constitutions of India has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries, as well as from the Government of India Act 1935. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस है वो, जैसे कि आप आगे चल के आपको इसी में आपको पढ़ाऊंगी कि जो जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स आप देखते हो तो ये आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हो आप, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो है आप पढ़ोगे। तो बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी चीजें ली गई है। थर्ड आपका फीचर्स है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का? तो ये कहने का मतलब है कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशंस है वो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। मतलब ना ज्यादा रिजिड है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस को ले लो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह रिजिड है और ना ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह ये फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का क्या मतलब हुआ? तो जैसे सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड कर होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप देख, जैसे चेंजिंग ऑफ नेम ऑफ द स्टेट्स का जो नाम चेंज करना रहता है उसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्टेट बाउंड्रीज को अल्टर करना होता है तो उसमें भी सिंपल मेजोरिटीज की जरूरत होती है। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई मैटर्स है तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और रिजिडिटी का क्या मतलब हुआ कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शंस होता है वो देख लो कि काफी रिजिड प्रोसेस है। तो लेंदीएस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है
तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब इट इज नॉट रिजिड एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट फ्लेक्सिबल एज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड आपका फोर्थ क्या है आपका फीचर्स कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब हुआ, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस? तो देखो मतलब a system of the governments where both the central government state governments derive power from the constitution। यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो आप देख रहे हो कि हमारी कंट्री में जो है पावर का क्या है, डिविजन्स है, ठीक है। तो फेडरलिज्म का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जहां पे पावर की डिवीजन होती है, तो हमारी कंट्री में ऐसा है ना। यूनिटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर ऑल पावर इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां सारे पावर्स किसके हैंड में होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैंड में होता है। तो आर्टिकल 1 डिफाइंस यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन, मतलब यहाँ 2 गवर्नमेंट्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट। हाँ, दूसरी बात कि रिजिडिटी मतलब यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का कहने का मतलब ये हो गया आपका, जैसे आप जुडिशरी देख लो, तो हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब फाइनल पावर जो होती है ना वो किसके हाथ में होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ होती है ना। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ आ गया होगा फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। फिफ्थ फीचर्स है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो ये पावर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। इसको हम वेस्टमिंस्टर्स मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। Even though the Indian parliament system is largely based on British pattern, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सॉरी, तो वो जो है वो ब्रिटिश पैटर्न पे ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है। देयर आर सम, इन सब के बावजूद भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी है इन दोनों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट जो है इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। इंडियन स्टेट में इलेक्टेड जो मतलब जो हमारी हेड होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वाइल द ब्रिटिश में क्या होते हैं, आपको पता है कि उसमें हेरिडिटरी सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका क्या मतलब है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, while the principle of judiciary supremacy that of the American Supreme Court। हमारा जो ये है, आपको पता है कि जो हमारा जुडिशरी जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है सिंगल, जो आपका 7th पॉइंट है वो क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज, अनलाइक इन यूएसए वेयर द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशियरी एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशियरी। जो आप देखते हो कि हायरार्की ऑफ कोर्ट है हमारी कंट्री में, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरीके से, लेकिन फाइनल डिसीजन फिर भी किसके हाथ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ होता है। तो इस तरीके से हमारी जुडिशियरी जो है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट कैसे है, तो आपका जो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो कहाँ किसे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे होता है। ये किसी पे मतलब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पे डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है। सिंगल सिटीजनशिप,
आप जानते ही हो कि हमारा कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजन मतलब कि हम अगर किसी और स्टेट में जाते हैं तो हमें अदर स्टेट्स की सिटीजनशिप की जरूरत नहीं होती, हमारी एक ही सिटीजनशिप है पूरी कंट्री की, कि हम इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास ना। लेकिन मतलब हमारी कंट्री में